वैद्युत वैश्लेषिक विधियां। इस सीरीज का यह हमारा चौथा वीडियो है। द फोर्थ वीडियो ऑफ सीरीज इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स। इस सीरीज के पूर्व के 3 वीडियो में हमने वैद्युत वैश्लेषिक विधियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। भाग 1 में हमने बात की थी वैद्युत वैश्लेषिक विधियों के प्रकार, उसकी परिभाषा, विभवमिति, काल विभवमिति, वोल्टामिति, चालकतामापी आदि प्रकार की वैद्युत वैश्लेषिक विधियों पर हमने चर्चा की थी। जबकि भाग 2 में हमने जाना था वैद्युत वाहक बल क्या होता है, साथ ही हमने धारा, विभवांतर, प्रतिरोध इनको परिभाषित किया था, इनके मात्रक और उनके रूपांतरण पर भी चर्चा की थी। भाग 2 में ही हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, और उसके तहत हमने जाना था कि डैनियल सेल की संरचना किस प्रकार की होती है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है। श्रृंखला के तीसरे वीडियो में हमने वैद्युत रासायनिक सेलों में चालकता के बारे में बात की थी। हमने ये भी जाना था कि हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होती है। उसी वीडियो में हमने चर्चा की थी लिक्विड जंक्शंस यानी द्रव संधियों के बारे में। द्रव संधि क्या होती है, उसका क्या उपयोग होता है, और बिना लिक्विड जंक्शन के सेल किस तरह से कार्य करते हैं, ये सब हमने जाना था हमारे सीरीज के तीसरे वीडियो में। उसी कड़ी में इस वीडियो में यानी कि भाग 4 में आज हम बात करेंगे कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल्स के बारे में। हाफ सेल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, और सेल का नोटेशन या संकेतन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय सेल की, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल्स। वे सेल या इलेक्ट्रोड दोनों में से कोई भी हो जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर विद्युत रासायनिक अभिक्रिया भी उत्क्रम दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में होने लग जाए, उत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। सरल शब्दों में ये कहें कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन अगर हम बदल दें तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसका भी डायरेक्शन बदल जाता है। तो ऐसे सेल या इलेक्ट्रोड जो धारा की दिशा बदलने पर उनके अंदर की रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को भी उल्टे डायरेक्शन में करने लग जाए, उन्हें हम उत्क्रमणीय सेल या रिवर्सिबल सेल कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे सेल जिनमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर किसी एक इलेक्ट्रोड पे या दोनों इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया बदल जाती है, अनुत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। तो अनुत्क्रमणीय सेल में क्या हो रहा है, यहां अभिक्रिया ही बदल जाती है कि जैसे आपने धारा की दिशा परिवर्तित की तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वह रिएक्शन खुद ही बदल जाती है, कोई दूसरी रिएक्शन होने लगती है।
जबकि रिवर्सिबल सेल में क्या होता है, रिएक्शन तो वही रहती है लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, उत्क्रमणीय हो जाता है। तो मोटे रूप से ये कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय सेल वे हैं जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित करें तो केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, और अनुत्क्रमणीय सेल वे सेल हैं जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर केमिकल रिएक्शन खुद ही चेंज हो जाती है और दूसरी रिएक्शन होने लगती है। यहां चित्र में एक द्रव संधि रहित यानी कि जिसमें लिक्विड जंक्शन नहीं है, द्रव संधि रहित लिक्विड जंक्शन के बिना का विद्युत रासायनिक सेल प्रदर्शित किया गया है। चित्र में आप नीचे देख पा रहे होंगे। इसका विभव करीब 0.46 वोल्ट है। अब इस सेल के परिपथ में एक बैटरी लगा दिया जाए जिसका विभव वोल्टेज जो हमारा सेल है उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो अभी हम यह मान रहे हैं कि हमारा सेल है जिसका विभव 0.46 वोल्ट है, उससे थोड़ा ज्यादा वोल्ट की बैटरी इसमें लगा दी जाए और उसके नेगेटिव टर्मिनल को प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाए। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा यानी कि धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी और दोनों इलेक्ट्रोड पे जो अभिक्रियाएं होगी वह इस प्रकार से होंगी जो आपके स्क्रीन पर दर्शाई गई है। सिल्वर सॉलिड जो है वह क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा और जो सिल्वर है वह सिल्वर क्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगा और वो जो मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन है वह H+ आयन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जब इस तरह से हम सेल के साथ में कोई थोड़े से ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो सिल्वर इलेक्ट्रोड एनोड की तरह और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करने लगता है, जबकि मूलतः यह उल्टा था। तो इस प्रकार के सेल को हम रिवर्सिबल सेल कहेंगे, क्योंकि जब हमने बाहर से कोई बैटरी लगा दी और धारा प्रवाहित अपने की उल्टी दिशा में तो सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया का डायरेक्शन बदल गया। अभिक्रिया नहीं बदली, उसका सिर्फ डायरेक्शन बदल गया। जो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रही थी अब वह बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लग गई है। तो मूलतः तो प्लेटिनम एनोड की भांति कार्य कर रहा था और सिल्वर कैथोड की भांति कार्य कर रहा था, लेकिन जैसे बाहर से हमने धारा प्रवाहित की तो जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वह एनोड की भांति और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार के सेल को हम रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। यहां जो स्क्रीन पर दो चित्र दिखाए गए हैं दोनों ही उत्क्रमणीय सेल के हैं। जो राइट हैंड साइड में चित्र है यह भी हमने पहले भी देखा था और इस पर हमने चर्चा की थी। जो लेफ्ट हैंड साइड में चित्र है वह डैनियल सेल का है और यदि इस डैनियल सेल में थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड जिंक इलेक्ट्रोड वाले हिस्से में डाल दिया जाए, जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो उस चैम्बर में हम थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल दें तो यह सेल अनुत्क्रमणीय सेल हो जाता है, जो कि तनु अम्ल रासायनिक अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय कर देता है और कैथोड पर जिंक निक्षेपित होने की जगह हाइड्रोजन उत्पन्न होने लगती है, जिसे अभिक्रिया में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं हाफ सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, अर्ध सेल एवं इलेक्ट्रोड विभव। वैद्युत वैशेषिक प्रक्रियाओं में यह माना जाता है
कि किसी भी सेल का विभव दो अर्ध सेल जिनसे कि मिलकर वो बना हुआ है उनके विभव का योग होता है। अब दो अर्ध सेल क्या हो गए, जो कि उसके अंदर इलेक्ट्रोड है। तो जो पूरा सेल है उसके अगर विभव की बात करें तो सेल के अंतर्गत जो दो अर्ध सेल है उनके पृथक पृथक विभव देखा जाए और उनका जो योग किया जाए तो वह उस सेल का विभव बताता है। और ये जो दो विभव है वह एक कैथोड से और दूसरा एनोड से संबंधित होता है। तो समीकरण रूप में लिखा जा सकता है E सेल इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो हमें ये याद रखना है, E सेल इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो सेल का जो कुल विभव जो निकालेंगे वो कैथोड और एनोड के विभव का योग होगा। उदाहरण के लिए सिल्वर क्लोराइड सेल है तो सेल विभव क्या होगा, E सेल, फिर यहां पे एक इलेक्ट्रोड सिल्वर क्लोराइड का है तो E ऑफ AgCl माइनस E ऑफ हाइड्रोजन। AgCl इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है और जबकि EH2 हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है। जब इन दोनों इलेक्ट्रोड विभव का योग किया जाता है तो वह सेल का कुल विभव बताता है। इससे पूर्व हम डैनियल सेल की बात कर रहे थे। तो डैनियल सेल के लिए कुल सेल विभव को इस समीकरण से दे सकते हैं, E सेल इक्वल्स टू E कॉपर माइनस E जिंक। अब हम बात करते हैं कि जो ये विद्युत रासायनिक सेल है उनका संकेतन किस तरह से किया जाए। तो किसी भी सेल को संकेतों चिन्हों से एक समीकरण के रूप में लिखना, यह विद्युत रासायनिक सेलों का संकेतन कहलाता है। इसका पहला बिंदु है कि भिन्न भिन्न प्रावस्था एवं अलग अलग सांद्रता या कंपोजिशन वाले विलयनों के बीच की सीमा को उनके प्रतीकों के मध्य एक खड़ी रेखा खींचकर अथवा अर्धविराम का चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें कि जो दो विलयन हैं जिनकी सांद्रता अलग अलग हो या उनका कंपोजिशन ही अलग अलग हो या उनका फेज ही अलग अलग हो, और जहां भी ये दो अलग अलग चीजें हैं उन दोनों के विभव में कुछ अंतर हो, तो जहां ये अंतर है उनके बीच में एक खड़ी रेखा खींच देते हैं या अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं। नीचे जो कुछ इक्वेशंस आप देख रहे हैं तो हरे रंग से जो लिखा गया है वह भिन्न भिन्न प्रावस्था या अलग अलग सांद्रता या संगठन वाले विलयनों को प्रदर्शित कर रहा है, और बीच में काले रंग से जो प्रदर्शित किया गया है वह इसका संकेतन है। संकेतन चाहे खड़ी रेखा के रूप में हो या अर्धविराम के चिन्ह के रूप में हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। यहां स्क्रीन पर आप अलग अलग उदाहरणों में इन अलग अलग संकेतों का प्रयोग देख पा रहे होंगे। दूसरा बिंदु, सेल में उपस्थित दो विद्युत अपघटन जहां संपर्क में आते हैं वहां द्रव संधि विभव उत्पन्न होता है, और इस द्रव संधि विभव से बचने के लिए उन दोनों विद्युत अपघटकों को एक लवण सेतु या साल्ट ब्रिज से पृथक किया जाता है। इस लवण सेतु की स्थिति को दोनों विलयनों के बीच में दो खड़ी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहां जो दो उदाहरण दिए गए हैं कि जो प्लेटिनम और हाइड्रोजन के बीच में एक सीधी रेखा खींची हुई है, तो यह जो हमने बिंदु संख्या 1 में जाना था कि दो भिन्न भिन्न प्रावस्था,
दो भिन्न भिन्न सांद्रता या दो भिन्न भिन्न संगठन वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके बीच में लाइन, एक सिंगल लाइन खींची जाती है। और जहां लवण सेतु की स्थिति है वहां दो लाइनें, दो खड़ी रेखाएं खींची जाती है। तो यह चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि हमने पहली इक्वेशन जो प्लेटिनम वाली है कि कहां हमने एक खड़ी रेखा बनाई है और कहां हमने दो खड़ी रेखाएं बनाई है। इसी तरह से जिंक वाली इक्वेशन को भी हमने प्रदर्शित किया है। वहां खड़ी रेखा के स्थान पर अर्धविराम का चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। उसका और एक सिंगल खड़ी रेखा का एक ही अर्थ है। और जो बीच में दो खड़ी रेखाएं हैं वह लवण सेतु की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा बिंदु, संपूर्ण सेल को व्यक्त करते समय एनोड अर्ध सेल को सदैव बाईं तरफ लिखते हैं और कैथोड अर्ध सेल को हमेशा दाहिनी तरफ लिखा जाता है। धातु इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति होने पर उन्हें सदैव बाहरी सिरे पर लिखते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रोडों पर धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह भी लगा देते हैं जो उन इलेक्ट्रोड की ध्रुवता को व्यक्त करता है। कभी कभी जो हम सेल का सूत्र बनाते हैं तो उसका नोटेशन करते हैं, उसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा को बताता है। जबकि सूत्र में जो नीचे की तरफ तीर बनाया जाता है वो धनात्मक विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह जिंक के समीकरण में आप देख रहे होंगे कि बीच में एक खड़ी रेखा भी है, दो खड़ी रेखा भी है और तीर का निशान भी है। तो जो ऊपर की तरफ तीर का निशान है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा बताता है और जो नीचे की तरफ जो तीर है वो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बता रहा है। और खड़ी एक रेखा विद्युत अपघटनों के को अलग अलग कर रही है, जबकि दो खड़ी रेखाएं सॉल्ट ब्रिज की स्थिति को बता रहा है। इकाई सक्रियता वाले जो आयन है या धातु है और जिनका इलेक्ट्रोड विभव सारिणी में उच्च स्थान रखता हो, तो जितने भी इस तरह के इलेक्ट्रोड है जो प्राय काम में ले जाते हैं उनकी एक सारिणी बनी हुई है। उनमें अगर इकाई सक्रियता वाला उच्च स्थान पर रखता हो और कोई दूसरा अन्य धातु जो कि इलेक्ट्रोड विभव की सारणी में नीचे के स्थान पर हो, तो जो उच्च स्थान रखने वाला इकाई सक्रियता वाला जो धातु है वह नीचे स्थान वाले धातु आयन को ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे द्विसंयोजक लेड टिन को स्टेनलेस अवस्था में ऑक्सीकृत कर देता है। इसे इक्वेशन के रूप में आपके स्क्रीन में नीचे की ओर दर्शाया गया है। किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है और यह ताप पर निर्भर करता है। अतः इसका मान सदैव 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है एवं सेल समीकरण में इसे सबसे दाईं तरफ लिखा जाता है। तो हमने अभी प्रारंभ में भी बात की थी कि सेल का विभव इतना है, 0.46 वोल्ट की हमने बात की थी। तो यह जो विभव की जब हम बात करते हैं यह विभव 25 डिग्री सेल्सियस पर लिए गए स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। तो जैसे ही तापमान बदलेगा सेल का विद्युतवाहक बल भी बदलता है। तो मानकीकरण के लिहाज से सारे सेल का जो विद्युतवाहक बल मेजर किया जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है और सेल की जो इक्वेशन है उसमें से सबसे दाईं तरफ लिखा जाता है। ये आप अपने स्क्रीन पर एक उदाहरण में देख पा रहे होंगे। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है।
अगला बिंदु लेते हैं कि सेल को प्रदर्शित करते समय पदार्थों की अवस्था, विलयनों की सांद्रता, गैसों के दाब तथा पदार्थ की सक्रियता, ये सारे जो पैरामीटर हैं इनको ब्रैकेट्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे नीचे देख पा रहे होंगे कि H2 के साथ में उसका दाब बताया गया है 0.9 वायुमंडलीय दाब। इसी तरह उसके आगे हाइड्रोजन प्लस आयन के साथ में उसकी सक्रियता, एक्टिविटी को बताया गया है। तो सेल को, जब पूर्ण सेल को एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उनकी अवस्था सॉलिड है या लिक्विड, जो आप अपने स्क्रीन पे इक्वेशन में नीचे देख पाएंगे कि कॉपर के साथ में ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, तो पदार्थ की अवस्था सॉलिड बता रहा है। अगर विलयन लिखा जाता है तो उसकी सांद्रता, गैस है तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पदार्थों की सक्रियता को ब्रैकेट के अंदर लिखकर व्यक्त किया जाता है। यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी अन्य अर्ध सेल से संबंधित कर दें तो इलेक्ट्रोड की प्रवृत्ति के अनुसार ऑक्सीकरण या अपचयन होगा। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से हम अपने इस सीरीज के आगे के वीडियो में जानेंगे, तो यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे अर्ध सेल से यानी किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ दें तो उस इलेक्ट्रोड की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उसके अनुसार ही ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया होगी। यदि अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है तो सेल का विभव धनात्मक होगा। जैसे जिंक सल्फेट अर्ध सेल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर हम कपल करें, युग्मित करें, तो जिंक प्लेट पर ऑक्सीकरण होने लगता है। तो इसलिए इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वह पॉजिटिव होगा। और जब इसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोड के साथ लगा दिया जाए तो कॉपर धातु पर अपचयन होता है, तो इसका विद्युत वाहक जो बल होगा वह ऋणात्मक होगा। सेल की अभिक्रिया स्वतः होती है और यह स्वतः तभी होगी जबकि मुक्त ऊर्जा में कमी आती हो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये तो हम जानते ही हैं कि सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वह स्वतः होती है, लेकिन ये तभी फिजिबल होगी जबकि मुक्त ऊर्जा में कमी आती हो। -ΔG = NFE। ये माइनस का जो साइन है, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, यह मुक्त ऊर्जा में कमी बता रहा है। ΔG मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन बता रहा है। मुक्त ऊर्जा में कमी तभी हो सकती है जब E धनात्मक हो। तो आप जो समीकरण देख रहे हैं कि -ΔG = NFE, तो कमी तभी हो सकती है जबकि E का मान धनात्मक हो। यदि E का मान ऋणात्मक हुआ तो दोनों तरफ के ऋणात्मक जो चिन्ह कट जाएंगे, तो इस प्रकार से वह मुक्त ऊर्जा में बढ़ोतरी होने लगेगी, कमी नहीं होगी। और जब तक मुक्त ऊर्जा में कमी नहीं होगी, सेल में स्वतः अभिक्रिया नहीं होगी। जिस सेल के लिए E का मान ऋणात्मक होता है उसमें सेल अभिक्रिया एक्सटर्नल सोर्स की सहायता से पूर्ण हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल सेल्स, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल क्या है, हाफ सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे ज्ञात किया जाता है, और पूर्ण सेल को प्रदर्शित करने के लिए किस किस प्रकार के संकेतनों का कैसे प्रयोग किया जाता है, यह इस वीडियो में हमने सीखा। धन्यवाद।